हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स। क्लास 11th के बिल एक्सचेंज की कुछ वीडियो लेक्चर्स आपने ऑलरेडी पीछे पढ़ ली होंगी, समझ ली होंगी। आज हम एक वीडियो और लेके आए हैं जिसके अंदर आपके कुछ और क्वेश्चंस आपको क्लियर करने के लिए, और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका लगभग टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज कुछ और क्वेश्चन के साथ। देखो ये 10th क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, पीछे हमने कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और इसमें आपको देखो 4 पार्टी दिखाई दे रही है, ए बी सी डी। इन चारों पार्टीज के बुक्स में अकाउंट या जनरल कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन पहले देखो, ए ने गुड्स बेचे हैं 60,000 के जिसमें आईजीएसटी चार्ज करा 18% एंड इमीडिएटली एक बिल ड्रॉ किया बी के नाम पर जिसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। ए ने बिल एंडोर्स कर दिया सी के नाम पर, सी ने एंडोर्स कर दिया डी के नाम पर, और फिर डी ने डिस्काउंट करा 68,000 का। उसके बाद मैच्योरिटी डेट पर बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। इसमें अलावा कुछ और चीज नहीं है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, पर 4 पार्टीज के बुक्स में अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जनरल कैसे बनाया जाता है, वो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 4 पार्टीज के अंदर ए बी सी डी चारों के बुक्स में एक साथ बनाएंगे हम। देखो यहां मैं लिख रहा हूं उसको, ये आपका ए का जर्नल है। ठीक है, उसके बाद यहां बी की बुक्स बनाएंगे, उसके बाद सी का, और उसके बाद लास्ट में डी का। तो चारों की बुक्स में एंट्री कैसे करेंगे एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे और उस एंट्री को जिस जिस बुक में डालने डालते चले जाएंगे। सबसे पहले देखो, ए ने गुड्स बेचे हैं बी को 60,000 के जिसमें आईजीएसटी चार्ज किया 18% का। ठीक है, पहले यहां तक देखते हैं। तो इसमें डेट नहीं है, बिना डेट के हम एंट्री कर रहे हैं भैया। तो ठीक है, चलो, क्योंकि इसमें डेट्स के बिना हम काम कर रहे हैं तो पहली एंट्री होगी बी, ए की बुक्स में बी डेबिट टू सेल्स। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे, अगर मैं चलो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करते हैं कि मान लो इसने जो गुड्स बेचे हैं वो 1 जनवरी को बेचे हैं। ठीक है, 1 जनवरी 18 को, और उसने बिल जो एक्सेप्ट किया है वो 3 महीने का किया है। ठीक है, इसको मान के चलते हैं अभी चीजों को। तो 1 जनवरी 18 को बी ने ए ने बी को सामान बेचा तो एंट्री होगी बी डेबिट टू सेल्स, लेकिन साथ में तो आईजीएसटी भी है तो आईजीएसटी की एंट्री भी करेंगे टू आईजीएसटी। तो सेल्स कितने की उसने 60,000 रुपए की, और उसमें 18% उसने अगर आईजीएसटी लगाया है तो उसका 18% होगा 10,800। ठीक हो गया, तो 10,800 के साथ मिलाकर ये टोटल जो बिल बन गया वो बन गया 70,800 का। ये ए ने बी को सामान बेचा 60,000 रुपए का जिसमें 18% उसने आईजीएसटी चार्ज किया, तो 60,000 के साथ 10,800 का आईजीएसटी चार्ज कर टोटल बिल बन गया 70,800 रुपए का। सॉरी, ये 12,800 है ना, 10,800 नहीं है, 18% हो गया। हाँ ठीक है, 8 6 48, 18 6 108। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी एंट्री हो गई 10,800 की। अब ये बी बुक्स में देखो एंट्री कैसे करेंगे, 1 जनवरी को ही, क्योंकि इसने परचेज किया बी ने, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और इसमें आईजीएसटी हम डेबिट कर देंगे टू ए, 60,000 रुपए का सामान और उसमें 18% जीएसटी 10,800, और 70,800 रुपए का टोटल बिल जो इसने अब सामान जो खरीदा वो हम दिखा दिया। अब इसी दिन उसने बिल बनाया बी के नाम पर 3 महीने का, तो 1 जनवरी 18 को ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। कितने का बिल, 70,800 रुपए का उसने बिल बना दिया विद आईजीएसटी बी के नाम पर, और बी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा 1 जनवरी 18 को ए डेबिट, क्योंकि उसने ए को पैसे देने, टू बिल्स पेबल अकाउंट 70,800। ठीक है, तो ये अभी तक हमने देखा कि ए ने गुड्स बेचे थे आईजीएसटी के साथ, और इमीडिएटली बी ने बी के नाम बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बी की बुक्स में एंट्री कर ली। यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 महीने का बिल है, इसका मतलब ड्यू डेट हमारी आ जाएगी, पता लग जाएगी हमें। ड्यू डेट हमारी आएगी 3 महीने बाद, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, तो 3 दिन ऐड करके आपका 4 अप्रैल 18 को आपकी ड्यू डेट आ जाएगी इसकी, इसको ध्यान रख लेंगे हम। अब क्या किया, ए ने बिल एंडोर्स कर दिया सी के नाम पर, तो जब ए बिल एंडोर्स करेगा सी के नाम पर इसी दिन, तो सी डेबिट
टू बिल रिसीवेबल, हमारी एंडोर्समेंट की एंट्री है। पूरा का पूरा 70,800 रुपए का बिल उसने आगे एंडोर्स कर दिया। ठीक है, अब ए ने बिल एंडोर्स कर दिया सी के नाम पर। इसका मतलब बी को तो एंट्री करनी नहीं है, किसको एंट्री करनी है, सी को एंट्री करनी है। सी को एंट्री करनी है क्योंकि अब ए ने बिल जो एंडोर्स किया सी को इसलिए किया क्योंकि ए ने सी को पैसे देने होंगे, मतलब सी ने ए से पैसे लेने हैं। सी ने पैसे लेने हैं तो 1 जनवरी 18 को ये एंट्री ड्रॉ करेगा ए के नाम पर। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, कितने का, सेम वही 70,800 का बिल है, वो उसने यहां पर एंडोर्स कर दिया था और इसने बिल बना दिया 70,800 रुपए का। सेम बिल है, उसी अमाउंट को देना होगा, इसलिए वही सेम बिल उसके नाम पर ट्रांसफर हो गया। अब ये हमारा हो गया, ए ने बिल एंडोर्स कर दिया सी के नाम पर। अब इसके बाद ए और बी का काम खत्म हुआ, तो अब सी ने एंडोर्स कर दिया डी के नाम पर, यानी कि अब सी इसी डेट को उसने एंडोर्स कर दिया किसके नाम पर, डी के नाम पर। तो ये सी अपनी बुक्स में करेगा डी डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना, जैसे कि ए ने जब एंडोर्स किया था तो सी टू बी आर किया था, ऐसे ही ये करेगा डी टू बिल रिसीवेबल। 70,800 रुपए का इसने बिल ट्रांसफर कर दिया डी के नाम पर। अब जब इसने डी के नाम पे किया तो डी भी एंट्री करेगा, डी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, सी के नाम पर। ये एंट्री करेगा सी के नाम पर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी 70,800, वही 70,800 का बिल घूम रहा है इधर से उधर, ए से बी से सी से डी। तो सी ने ये एंडोर्स कर दिया था, तो इसने डी ने सी के नाम पर बिल बना दिया बिल रिसीवेबल टू सी, क्योंकि इसने डी ने सी से पैसे लेने होंगे। ठीक है, अच्छा अब डी ने डिस्काउंट कराया बिल 68,000 का। अब डी ने डिस्काउंट कराया है तो 1 जनवरी 18 को बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये डी कर रहा है अपनी क्योंकि डी ने डिस्काउंट कराया है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब ये क्योंकि 68,000 में कराया है तो बैंक में 68,000 आएगा, बिल क्योंकि 70,800 का था, बाकी 2,800 रुपए इसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए। डी ने डिस्काउंट कराया, अब ये पैसे अभी तक तो जो ट्रांसफर होने थे, ए ने बी को, बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया और डी ने पैसे बैंक से ले भी लिए। अब पैसे एक्चुअल में देने किसको हैं, एक्चुअल देने वाला कौन है, ए ने बी से लेने थे, उसके बाद इंडोर्स कर दिया, मतलब ए ने सी को देने हैं, और सी ने डी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब सी ने अब डी को देने थे। जब मैच्योरिटी डेट आई तो बिल डिसऑनर हो गया और बैंक में चार्जेस लग गए 200 रुपए। अब ये एंट्री कैसे करनी है, डिसऑनर की एंट्री है जो लगभग चारों की बुक्स में होगी। चलो डी की बात करते हैं। देखो डी को पैसे नहीं मिले ना, डी की बुक्स में एंट्री क्या होगी, ये होगी हमारी जैसे बताई थी 4 अप्रैल 18 को, 3 महीने बाद, जब डी को पैसे मिलने, डी को तो पैसे ऑलरेडी मिल चुके थे लेकिन अब ये पैसे बिल डिसऑनर हो गया, तो इसका मतलब है जो बैंक है वो डी के अकाउंट में पैसे निकाल लेगा 200 रुपए चार्जेस के साथ। तो चार्जेस उसके लग गए ना, तो ये क्या एंट्री करेगा, ये करेगा क्योंकि इसने पैसे सी से लेने थे। ठीक है ना, क्योंकि बिल रिसीवेबल ने सी के नाम पे बनाया था, तो सी को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करेगा, सी टू बैंक। क्योंकि देखो इसमें बिल रिसीवेबल आपका डेबिट क्रेडिट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसको ध्यान रखो। सी को इसने क्रेडिट किया था, अब सी को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि सी से वापस पैसे लेगा, क्योंकि इसने सी से पैसे लेने थे, और बैंक इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि बैंक ने इससे पैसे ले लिए। कितने, 70,800 के अलावा 200 चार्जेस ले लिए, तो 71,000 रुपीज इसके बैंक से निकल के बैंक ने डी से ले लिए। अब जो डी है सी से पैसे मांग रहा है 71,000, तो डी का काम तो यहां खत्म हो गया। अब बात करते हैं सी की। सी ने 4 अप्रैल 18 को एंट्री किसके, इसने ए के नाम पे बिल बनाया था, फिर डी के नाम पे एंडोर्स कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, जब पैसे नहीं मिले तो ये क्या करेगा, ये ए से पैसे मांगेगा, तो वो ए से पैसे मांगेगा, ए डेबिट, और किसको देगा, ये डी को देगा। ठीक है ना, तो इसने क्योंकि एंडोर्स कर दिया था डी के नाम पर और सी ने डी को देने थे, ये हमने पीछे देखा है कि इसने जो डी ने है वो सी को डेबिट किया है क्योंकि इसने सी से लेने हैं,
और सी ने डी को देने हैं, इसने सी ने डी को क्रेडिट कर दिया, तो ए डेबिट क्योंकि इसने ए से लेने हैं। इसने क्या किया, इसने ए के नाम पे बिल बना रखा था, ए से पैसे नहीं मिले, मतलब जब पूरा प्रोसेस खत्म हुआ है तो बी ने पैसे नहीं दिए ना कहीं से भी। इसका मतलब साफ साफ है कि ये ए से पैसे मांगेगा, बी से पैसे मांगेगा नहीं। तो ए से पैसे मांगकर वो डी को देगा, कितना, वही 71,000। इसके लिए 71,000 नहीं होगा, 70,800 होगा। इसके लिए 70,800 ही होगा, ठीक है। तो चार्जेस तो डी ने दिए हैं, ये सिर्फ 70,800 रुपए मांगेगा क्योंकि इसने कोई 200 रुपए चार्जेस नहीं पे किए ना, इसके 70,800 ही इसने ए से लेकर डी को देने हैं। तो यहां से चेक भी कर सकते हो, ए को क्रेडिट किया था, यहां डेबिट कर दिया, और डी को डेबिट करके हम यहां क्रेडिट कर दिया। ऐसे समझ सकते हो एंट्रीज करने का तरीका। अब बात करते हैं बी की बुक्स में। बी ने पैसे अल्टीमेटली नहीं दिए थे, तो अब ये क्या करेगा, ये बिल्स पेबल, क्योंकि इसने डिस्काउंट किया है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस, क्योंकि एक्चुअल में बी किसने करने हैं, बी नहीं करने हैं, क्योंकि एक्चुअल बी ने पैसे देने, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। अब एक्चुअल में क्या हुआ देखो, इसने, ये तो परचेज की एंट्री थी, इसने बिल्स को क्रेडिट किया था, हमने बिल्स को डेबिट कर दिया। अब इसने ए को पैसे देने हैं ना, तो डिसऑनर की एंट्री होगी ए। तो 70,800 रुपए का तो बिल था, 200 रुपए चार्जेस जो डी को लगे थे वो उसको देने पड़ेंगे, और 71,000 ये इसमें भी नोटिंग चार्जेस जो हैं, इसने 71,000 ठीक है ना, इसके नोटिंग चार्जेस यहां पर 200 रुपए लग गए, यहां पे एंट्री कर दी हमने। उसके बाद अब बात करते हैं ए की। तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, इसने, ये तो सेल की एंट्री है, इसने क्या करना है, इसने बी से लेकर सी को देने हैं, तो बी को डेबिट करके ये सी को क्रेडिट करेगा, कितने से, ये 71,000 बी से लेकर। अब इसने बी से 70,800, एक्चुअल में 70,800 ही बनेंगे इसके भी, ये 70,800 यहां पर आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो बी डेबिट करके सी को क्रेडिट कर देगा 70,800 से। ये नोटिंग चार्जेस समेत एंट्री होगी 71,000 की। एक सेकेंड, ये सारी जो है हमारी डिसऑनर की एंट्री इसी नाम से चलेगी, 71,000, और यहां पर भी 71,000 ही आएगा, यहां हो गया, यहां पर 71,000 ही लिखो, क्योंकि ये टोटल नोटिस चार्जेस लगे हैं तो सबके ऊपर चार्जेस इसमें फिट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन, किस तरीके से हमने पहले ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, उसके बाद डी ने डिस्काउंट करा लिया, उसके बाद डिसऑनर की वजह से चारों ने अपनी बुक्स में, तो इसने बी से लेकर सी को देने हैं, इसने ए को देने हैं, इसने ए से लेकर डी को देने हैं, और डी ने सी से लेने हैं और बैंक को देने हैं। इस तरीके से उसके चार्जेस यहां पर लग गए सारे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें चारों पार्टी के अकाउंट्स में कैसे एंट्री करनी है हमने करके दिखा दी। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं जिसमें ए ने गुड्स बेचे हैं 30 अक्टूबर को 2016 को 14,000 का, और 3 बिल बनाए हैं 2,000, 4,000, 8,000, 2, 3, 4 महीने के। मैं आपको साथ साथ बताता हूं, इसकी ड्यू डेट्स भी देखेंगे साथ साथ करके। तो 30 अक्टूबर 2016 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 2 की बुक्स में एंट्री बनाएंगे। मैं भी पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बजाय साथ साथ क्वेश्चन पढ़ूंगा, साथ साथ करता जाऊंगा आपके साथ साथ। तो यहां हम करेंगे यहां पर ए का जर्नल, ये भी ए का ही है, उसके बाद साथ साथ हम बी की एंट्रीज करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए ने गुड्स बेचे हैं बी को 30 अक्टूबर 2016 को। हम यहां पर पहले एक सेल की एंट्री करते हैं, तो बी टू सेल्स 14,000 रुपए का सामान है, डेट देख लो 30 अक्टूबर 2016, 30 अक्टूबर 2016 को इसने बी को सामान बेचा, बी टू सेल्स 14,000 रुपीज। ओके, तो बी ने खरीदा होगा तो बी एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 14,000। ओके, ये हो गई हमारी सेल परचेज की एंट्री। अब वापस क्वेश्चन पकड़ते हैं, ये 3 बिल बने हैं अब, एक 2,000 का, एक 4,000 का, एक 8,000 का, 2, 3, 4 महीने का। मैं ड्यू डेट्स पे आता हूं, पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। 3 बिल हैं 2,000, 4,000, 8,000।
तो ये बिल बनाएगा इसी दिन। बिल रिसीवेबल फर्स्ट, बिल रिसीवेबल सेकेंड और बिल रिसीवेबल थर्ड टू बी के नाम से। $2000, $4000 और $8000, टोटल 14,000 रुपए के 3 बिल बना दिए। और ये बी अपनी बुक्स में करेगा पेबल की एंट्री। ए डेबिट, $14,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट फर्स्ट, टू बिल्स पेबल अकाउंट सेकेंड और टू बिल्स पेबल अकाउंट 3, 2000, 4000 एंड 8000। ठीक है, ये हमारे पास बिल रिसीवेबल बिल पेबल की एंट्री होगी एक्सेप्टेंस की। अब आगे क्वेश्चन पकड़ते हैं। मैं ड्यू डेट्स की बात कर रहा था। यहां पर 30 अक्टूबर के बाद पहला बिल जो है वो 2 महीने का है, सेकंड बिल आपका 3 मंथ्स का है और थर्ड बिल आपका 4 मंथ्स का है। तो ड्यू डेट क्या होगी? 30 अक्टूबर के बाद 30 नवंबर, 30 दिसंबर, 2 महीने खत्म हो गए। उसके बाद 30 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर, 3 दिन ऐड करोगे, 1 जनवरी, 2 जनवरी, तो 2 जनवरी 17 को पहले की ड्यू डेट आएगी। इसी तरह 3 महीने बाद करेंगे तो 2 फरवरी 17 आ जाएगी, इसकी 2 मार्च 17 आ जाएगी। ठीक है ना? इसमें ध्यान रखना एक चीज कि 2 फरवरी तो ठीक है, जो 4 महीने का बिल है इसमें ध्यान रखना 30 अक्टूबर के बाद 30 नवंबर, 30 दिसंबर, यहां पे जब 3 महीने का है तो 30 नवंबर, 30 दिसंबर, 30 जनवरी। 30 जनवरी के बाद अगर हम 3 दिन ऐड करेंगे तो आपके पास 31 जनवरी 1, 2, ठीक है, 2 फरवरी हो गई। लेकिन जब 4 महीने ऐड करेंगे तो 30 अक्टूबर के बाद 30 नवंबर, 30 दिसंबर, 30 जनवरी और 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी को महीना खत्म होगा। उसके बाद जब हम 3 दिन ऐड करेंगे तो उसमें आएगा 3 मार्च, क्योंकि 28 दिन में महीना खत्म हो जाता है आपका। ओके, तो महीना खत्म हुआ ना उस हिसाब से, तो 3 मार्च बन जाएगा। तो इसलिए इसका डेट का ध्यान रखना। अब इसको डेट्स को ध्यान रखेंगे 2 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च का। लेकिन अब करते क्या है कि करके ही केप्ट द फर्स्ट बिल टिल मैच्योरिटी, उसने पहला बिल अपनी मैच्योरिटी तक अपने पास रखा, सेकंड बिल एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर सी के नाम पर, और थर्ड बिल एंडोर्स डिस्काउंट करा लिया उसने 3 दिसंबर 2016 को 18% डिस्काउंट पर। पहला और सेकंड बिल जो है वो मैच्योरिटी पर मिल गए, पर थर्ड बिल डिफॉल्ट हो गया और बैंक में 40 रुपए नोटिंग चार्ज लगे। तो पहले हम यहां तक का क्वेश्चन पकड़ते हैं। पहले देखो, फर्स्ट बिल उसने मैच्योरिटी तक रखा, मतलब 2 जनवरी तक उसने रखा, 2 जनवरी को पैसा मिलेगा उसको। सेकंड बिल एंडोर्स कर दिया और थर्ड बिल उसने 3 दिसंबर को उसने 3 दिसंबर को उसने डिस्काउंट भी करा लिया। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले डेट कौन सी आएगी बताओ? देखो, ये पहले बिल की मैच्योरिटी का पैसा तो जनवरी में मिलेगा, जनवरी की एंट्री बाद में होगी। ये एंट्री अभी हो जाएगी सेकंड बिल की जो उसने एंडोर्स कर दिया, और डिस्काउंटिंग 3 दिसंबर को। पहले हम इसकी एंट्री करेंगे एंडोर्समेंट, क्योंकि इसकी डेट पहले आएगी। तो सेकंड बिल एंडोर्स कर दिया सी के नाम पर, पहले इसकी एंट्री करते हैं क्योंकि सेम डे कर दिया होगा इसने। 30 अक्टूबर 16 को इसने सेकंड बिल एंडोर्स कर दिया है, तो सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल सेकंड वाला बिल इसने एंडोर्स कर दिया 4000 रुपीज का सेम डेट। तो मैं डेट वाइज चल रहा हूं, इससे पहले डेट आएगी 30 दिसंबर की। और जब सी ने ए ने बिल एंडोर्स कर दिया सी के नाम पर, तो सी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। तो सी अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? बिल रिसीवेबल टू ए, वो ए के नाम पे बिल बनाएगा 30 अक्टूबर को। अभी हम क्योंकि सी बुक्स में एंट्री नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब अभी हम इसकी एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें ए की बुक्स में करना सी टू बी आर सेकंड, और वो जो सी अपनी बुक्स में बनाएगा वो ए की एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल टू ए के नाम से। ठीक है, वो कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। 30 अक्टूबर के बाद इसने अभी भी जनवरी डेट बाद में आएगी, पहले इसने डिस्काउंट करा लिया 3 दिसंबर को 18% डिस्काउंट पर। 30 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर, सॉरी 3 दिसंबर को इसने कराया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल थर्ड बिल कितने का था? 8,000 रुपए का।
इस 8,000 रुपए के ऊपर आप डिस्काउंट का अमाउंट देखो कितना परसेंट है। देखो ये डिस्काउंट है 18%। पर महीने कितने लगेंगे। अब क्योंकि ये बिल जो था, ड्यू डेट क्या है थर्ड बिल की, वो है 3 मार्च की, और 3 मार्च से अभी 3 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो 3 दिसंबर के बाद 3 जनवरी, 3 फरवरी, 3 मार्च, 3 महीने का गैप बचा है, मतलब 3 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि अक्टूबर में जरूर हुआ था, लेकिन इसने डिस्काउंट 1 महीने बाद करा लिया। इसका मतलब है बीच में जो गैप 4 महीने का ड्यू डेट थी, वो अब 3 महीने की रह गई है। क्योंकि हम मान रहे 3 मार्च की ड्यू डेट है थर्ड बिल की, लेकिन उसने डिस्काउंट कब कराया, 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर से लेकर 3 मार्च के बीच में 3 महीने का गैप है, तो 3 महीने का इसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 18% हम डिस्काउंट निकालेंगे 3/12 करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार हम। ये आपका कट गया 3 4 ज़ा 18, 4 20 और ये 360 रुपए का टोटल डिस्काउंट हो गया। अब इसको 360 रुपए का डिस्काउंट यहां पे लगा दो और बाकी 7640 डिफरेंस यहां पे डाल दिया। अब इसने डिस्काउंट करा लिया 3 दिसंबर को, इसके बाद इसकी बी की बुक्स में एंट्री होगी नहीं क्योंकि डिस्काउंट करा लिया इसने। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट कराने के बाद अब इसने पहला बिल जो मैच्योरिटी पर मिला था, पहला बिल मैच्योरिटी तक रखा था, उस पहले बिल के पैसे मिल गए। तो 2 जनवरी को हम एक एंट्री करेंगे अब हम पहले वाले बिल की पैसे मिलने की। पहले इसको देखते हैं। डेट फिर भूल गया, डेट क्या थी इसमें, मैच्योरिटी थी 2 जनवरी 17 की। 2 जनवरी 17 को इसको पैसे मिल गए, किसके, फर्स्ट बिल के। फर्स्ट बिल के पैसे मिल गए, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल फर्स्ट बिल कितने का था, 2000 रुपए का। मतलब साफ साफ बात है, अब इसके तीनों बिल का काम खत्म हो चुका है लगभग, क्योंकि इसने जो एक बिल था सेकंड वाला वो तो एंडोर्स कर दिया, मतलब वो अब पैसे सी को मिलने हैं, इसको तो मिलने नहीं। ये बैंक से पैसे ले चुका है थर्ड बिल के डिस्काउंट कराकर, इसका मतलब ये पैसे भी नहीं मिलने इसको, क्योंकि बैंक को पैसे मिलेंगे और फर्स्ट बिल के पैसे उसको मिल गए। तो 2000 का काम इसका हो गया। 4000 का काम वो सी के नाम पे एंडोर्स कर दिया, वो पैसे सी को मिलेंगे, और ये डिस्काउंट करा चुका, ये पैसे भी अब इसको बैंक को मिलेंगे। तो इसका मतलब इसके तीनों बिल का काम खत्म हो चुका है। लेकिन अब उसकी जो ड्यू डेट है वहां पे देखो बी की बुक्स में, बी की बुक्स में अब पहले जो आएगी डेट वो आएगी जो सेकंड बिल की थी, जो आपकी देखो फर्स्ट बिल की जो उसने पेमेंट करी है 2 जनवरी 17 को। 2 जनवरी 17 को उसने पेमेंट कर दी है, जो मैच्योरिटी तक रखा था उसने। 2 जनवरी 17 को इसने बिल्स पेबल फर्स्ट की एंट्री पेमेंट कर दी इसने टाइम पर। 2 जनवरी 17 को कितने की, 2000 रुपए की इसने ए को पेमेंट कर दी, इसका काम खत्म हो गया। 2 जनवरी के बाद अगली जो डेट आ रही है वो आ रही है 2 फरवरी की सेकंड बिल की, और सेकंड बिल भी मैच्योरिटी पर मिल गया। सेकंड बिल किसको मिलना था, सेकंड बिल के पैसे सी को मिलने थे, क्योंकि देखो उसने सेकंड बिल सी के नाम पे एंडोर्स कर रहा था। तो बी ने पैसे दे दिए, बी ने पैसे दे दिए 2 फरवरी 17 को बिल्स पेबल सेकंड डेबिट टू बैंक। ये भी इसने सी को पैसे देने थे पर बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिए इसने 4000 रुपए, और अब ये सी अपनी बुक्स में जब एंट्री करेगा तो सिंपल बैंक टू बीआर करके खत्म कर देगा, उसको पैसे मिल गए। ठीक है, सेकंड बिल के पैसे किसको मिलने थे, सी को मिलने थे, वो सी अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगा। अब आती है बात थर्ड बिल की। थर्ड बिल जो है वो थर्ड बिल जो है ये डिस्काउंट करा चुका था ए, लेकिन अब ये थर्ड बिल जो है ये टाइम से पहले, मतलब टाइम पर आपके ड्यू डेट पर डिसऑनर हो गया। ठीक है, फर्स्ट बिल का काम खत्म, सेकंड बिल का खत्म, थर्ड बिल भी डिसऑनर हो गया और बैंक ने चार्जेस लगा दिए, नोटिंग चार्ज लगा दिए। अब क्योंकि बैंक को पैसे नहीं मिले, तो बैंक से पैसे किसने लिए थे, बैंक से पैसे लिए थे ए ने, तो ए अपनी बुक्स में डिसऑनर की एंट्री करेगा, तो बी भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। तो बी अपनी बुक्स में 3 मार्च 17 को डिस्काउंटिंग एंट्री क्या करेगा, डिसऑनर की। उसका जो थर्ड बिल है, थर्ड बिल ये था 8000 रुपए का, ये डिसऑनर हो गया और इसमें लग गए नोटिंग चार्जेस 40 रुपए के। ठीक है, और यहां पे कर देगा ये एंट्री ए के नाम पर 8040। तो ये आपका 40 रुपए की नोटिंग चार्जेस के साथ ये बिल डिसऑनर हो गया। तो उसने तो एंट्री कर दी, लेकिन ए ने भी एंट्री नहीं करी है ना, तो ए अपनी बुक्स में एंट्री करेगा 3 मार्च 17 को बी डेबिट टू बैंक। ये पूरा 8040 से एंट्री कर देगा, क्योंकि उसने चार्जेस दे दिए और वो 40 रुपए बैंक ने चार्जेस ले लिए थे, इसलिए वो 40 रुपए अब वो बी से लेगा और बैंक को देगा। ये हो गया थर्ड बिल के डिसऑनर की एंट्री। अब आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च 17 को
इस 8040 में से बी ने 3000 रुपए दे दिए एंड नोटिंग चार्जेस भी कैश में दे दिए, 3000 रुपए भी और नोटिंग चार्जेस कैश में दे दिए, और एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने बाद का आफ्टर डेट फॉर द बैलेंस प्लस 150 एज इंटरेस्ट। अब ये बिल डिसऑनर हो चुका है, अब ये कुछ कैश देने को तैयार हो गया। कितना? 3000 प्लस नोटिंग चार्जेस। तो 3 मार्च 17 को ये कैश दे रहा है ए को, कैश टू बी 3000 वैसे और 40 रुपए नोटिंग चार्जेस के, 3040 रुपीज इसने दे दिए ए को, और बी ने दिए हैं तो बी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा 3 मार्च 17 को। ए डेबिट टू कैश, कैश में दिया है 3040 रुपए इसने दे दिए। ये कहानी बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ करते जा रहे हैं। ये पेमेंट होगी 3040 की, अब रह गए कितने? 5000। उस 5000 के बदले में वो नया बिल बना रहा है, और साथ साथ नया बिल जो बन रहा है वो 150 रुपए इंटरेस्ट के साथ बन रहा है। तो पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। तो एंट्री करेंगे पहले ए की बुक्स में 3 मार्च 17 को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। पहले इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं फिर नया बिल बनाते हैं। सॉरी, पहले इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। बी डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना? 150 रुपीज का इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, ठीक है। और ये बी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए 150 रुपीज। तो पहले हमने इस इंटरेस्ट की एंट्री करी, अब ये नए बिल की एंट्री करेंगे। पहले ए की बुक्स में करते हैं 3 मार्च 17 को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। अब बी के नाम से 5000 रुपए तो पैसे बचे थे, 1150 रुपए इंटरेस्ट हो गया, तो 5150 को उसने नया बिल बना दिया, ठीक। अब इसमें आगे चलते हैं बी की बुक्स में। ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना? 5150। 5000 वैसे बचे थे और 150 रुपए इंटरेस्ट के भी उसने बिल में डाल दिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन था कि 150 रुपए वेट जो बैलेंस बचा था उसका नया बिल बनाते 3 महीने का। अब 3 महीने का मतलब क्या है कि ड्यू डेट कौन सी आ जाएगी? 3 मार्च को बनाया था, तो अब जो न्यू बिल बनाया था यानी 4th वाला, उसके 3 मार्च के बाद 3 महीने ऐड करेंगे, 3 अप्रैल, 3 मई, 3 जून, और 3 जून में 3 दिन ऐड करके 6 जून की एंट्री आ जाएगी इसमें आपके नए बिल की पेमेंट ड्यू डेट या मैच्योरिटी की है, और ये पैसे मिल भी गए, ठीक है। अब ये पैसे मिल गए उसको, तो ए अपनी बुक्स में करेगा 6 जून की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, नए बिल के पैसे मिल गए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितने? पूरे 5150 मिल गए, ठीक है। और इसने एंट्री कर दी, बी ने पेमेंट कर दी है बिल की, तो ये भी 6 जून 17 को एंट्री कर देगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 5150 ये एंट्री पूरी होगी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो हमने ए बी दोनों बुक्स में, सी की बुक्स में 2 एंट्री थी, मैंने आपको साथ साथ बता दी थी। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको लगभग जो हमने 4, 5, 6 आपने जो क्लासेस सारी देखी हैं, मेरी वीडियोस देखी हैं, उसमें सारा बिल ऑफ एक्सचेंज आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई लगता है कि कोई डाउट रह गया तो मुझे दोबारा बता दीजिए। मैं इस पर मैंने अब आपको इसमें एमसीक्यू भी पार्ट कराया है, साथ में आपके लाइव सेशन में करा दिया था, ठीक है ना। तो वो भी आपको समझ आ गया होगा, तो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं है, और साथ साथ आगे आने वाली क्लासेस के लिए, आगे आने क्लास में बीआरएस और फाइनल अकाउंट्स की तरफ भी आऊंगा, तो उस पर बने रहिए। स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।